एवरीवन। आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर देखेंगे, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसके जो एजेंडाज हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम इस चैप्टर के अंदर डीप में पढ़ेंगे कि क्या वर्क होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, कि क्या तुम हर काम जो करते हो वो वर्क कंसिडर करा जाता है या नहीं करवा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं और वर्क के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे वर्क को, किसी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी को हम डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, उनके अलग अलग टाइप ऑफ जो एनर्जी है वो। फिर हम उनको एक कैटेगराइज करेंगे कि 2 तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उनकी डेफिनेशन और डेरिवेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कभी भी बनाई नहीं जा सकती, कभी भी खराब नहीं की जा सकती, वो कभी नेवर भी क्रिएटेड और नोर भी डिस्ट्रॉयड, उसको हम देखेंगे। और देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम डेरिवेशन देखेंगे। इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पावर, फॉर्मूला ऑफ द पावर एंड ऑल अबाउट द पावर दैट वी नीड टू डिस्कस ऑन क्लास 9th। ओके, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एकदम, और हर छोटे से छोटे डिटेल को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं कि क्या आप जो रोज जिंदगी में काम करते हो, हर दिन जो काम करते हो, क्या वो सारे काम फिजिक्स काम मानता है क्या? हो सकता है कि तुम बैठ के काफी देर तक 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, क्या वो पढ़ाई जो तुम कर रहे हो क्या वो काम है? या फिर कई बार क्या होता है कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो काम करते करते कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा काम मैंने कर दिया है, क्या वो सारा काम कंसिडर करती है फिजिक्स? या फिर ऐसे ही बोलती है कि नहीं तुमने कोई भी काम नहीं किया है। मान लो तुम किसी से मिलने जा रहे हो और तुम वेट कर रहे हो किसी का बहुत देर तक, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, और देन अगर वो कोई उसको फिजिक्स की अच्छी नॉलेज है तो वो बंदा आके तेरे को बोलेगा, आपको बोलेगा ये चीज कि तुमने कोई भी काम नहीं किया यहाँ बैठ के, क्यों? या फिर तुम मान लो किसी कार को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो लेकिन वो कार बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, तुम काफी देर तक वहां पे उसके साथ लगे हुए हो लेकिन वो नहीं हिल रही है, क्या वो काम है? क्या इसको भी काम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो मैं तुम्हें डिस्कस करते करते ये बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को कि फिजिक्स हर चीज को काम नहीं मानती है। हो सकता है कि तुम उस चीज को काम मानते हो लेकिन फिजिक्स उस चीज को काम नहीं मानती है। फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि रीडिंग, राइटिंग, पुशिंग स्टेशनरी वॉल, ऑल दीज आर ऑफन कॉल्ड वर्क बट नॉट साइंटिफिकली। साइंटिफिकली ये कोई भी काम नहीं है, तुम कितनी देर भी बैठ के पढ़ लो तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम कितना भी फ्रस्ट्रेट हो लो, तुम स्टेशनरी बार को कितना भी पुश कर लो, कितना भी पुल कर लो, अगर तुम में उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया तो वो कोई भी काम कंसिडर नहीं करेगी फिजिक्स, अनटिल एंड अनलेस कोई डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब कि तुम कोई भी फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द वर्क। तो हम पहले कंडीशन को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके हिसाब से वर्क वर्क माना जाएगा। कोई भी काम फिजिक्स उसको काम मानेगी, उसके लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए। ठीक है सर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने एक दीवार के ऊपर, एक बॉक्स है यहाँ पे, मैंने बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तुमने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली। लेकिन अगर तुम्हारे फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिलता है तो क्या वो काम माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क की जो अगली कंडीशन है वो है डिस्प्लेसमेंट। मींस तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ और वो अपनी पोजीशन से आगे बढ़े या पीछे जाए, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे। मींस पोजीशन के अंदर चेंज होना जरूरी है। पोजीशन के अंदर चेंज होना जरूरी है, मैंडेटरी है पोजीशन के अंदर चेंज, अगर तुम्हें वर्क को दिखाना है तो। थर्ड कंडीशन एक्सप्लेन्स दैट द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कंसीडर करती है फिजिक्स, कि अगर ये एंगल सूटेबल है तो ही वर्क होगा, अगर सूटेबल नहीं है तो कोई भी वर्क नहीं होगा। ये एंगल कैसे एक्सप्लेन करता है वर्क को वो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, कि उससे वर्क का पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ ये चीज कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन। मींस तुमने इस बॉक्स को पुश किया,
और इस ऑब्जेक्ट ने इस साइड एक डिस्टेंस ट्रेवल की, मींस तुमने काम किया है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुमने सच में काम किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन, वर्क हैपन व्हेन ए फोर्स कोज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए डायरेक्शन। वर्क तभी माना जाएगा जब तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और वो किसी डायरेक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव करे, रिजल्टिंग है एनर्जी ट्रांसफर। मींस होता क्या है कि तुम किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो तो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो तुम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करते हो, उस एनर्जी की वजह से वो ऑब्जेक्ट आगे या पीछे मूव करता है, ऊपर या नीचे, वट एवर द डायरेक्शन, बट द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी फ्रॉम यू। तुमसे ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है और उस एनर्जी की वजह से वो आगे और पीछे मूव करता है। नेक्स्ट एंड द फाइनल डेफिनेशन वर्क इज, वर्क डन इज इन ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट मींस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का प्रोडक्ट ही वर्क होता है। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो तुम इस चीज को समझ गए कि वर्क की रियल डेफिनेशन क्या होती है। वर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड वर्क। ओके, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये जो लास्ट एंगल बिटवीन देम इसका क्या रोल है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। काफी एग्जांपल्स देखेंगे हम इनके ऊपर, इसका काफी बड़ा रोल है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वर्क की जो हमने लास्ट डेफिनेशन देखी थी उसके हिसाब से वर्क क्या होता है। उसके हिसाब से वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मींस वर्क दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो। फोर्स क्या है? फोर्स एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, प्लस में इसके पास भी डायरेक्शन है, मींस मैं वर्क को ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स क्रॉस एस, और इन दोनों के ऊपर मैंने डायरेक्शंस लगा दी। तो मतलब आपके हिसाब से दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आनी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो हम उनके बीच की डायरेक्शंस को लास्ट में ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों की एक मीन डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, उन दोनों का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है फाइनल चीज के ऊपर। तो मैं तुम्हें बोलूं कि इस फोर्स की डायरेक्शन का और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का कितना इफेक्ट पड़ेगा इस वर्क के ऊपर, तो मुझे वो निकालने के लिए मैं वेक्टर क्वांटिटी को, डायरेक्शन को हटाकर यहां पर उनकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे मैं लिख देता हूं कोस थीटा। This explain that the resulting factor of the product of force की direction and the displacement की direction which make this work a scalar quantity, कि उनकी जो डायरेक्शंस थी उनको मैंने cos थीटा के अंदर चेंज कर दिया और अब ये जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का भी हमने मैग्नीट्यूड लिया है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी हमने मैग्नीट्यूड दिया है और जो cos थीटा है वो रिजल्टिंग वेक्टर को बताएगा। तो मींस वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो यहां से क्या समझ में आया कि सर वर्क क्या है? वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं जो फोर्स है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट द वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मेरी बात सुनो, अब जो वर्क है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स के ऊपर जो हमने उस पे लगाया है, डिस्प्लेसमेंट पे जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट की है, एंड द एंगल बिटवीन देम। बोलो सर ये एंगल बिटवीन देम कितना क्या इफेक्ट करता है वो बताओ। क्योंकि हमें फोर्स पता है और हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और इनका क्या रोल है वर्क के अंदर वो हमें पता चल गया। अब इस एंगल को समझाऊंगा बेटा। पहले वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन और उनकी एसआई यूनिट वगैरह देख लेते हैं। वर्क की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई, एग्जाम में लिखा आएगा व्हाट इज वर्क, एक्सप्लेन व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क है सर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेस कर जाए, वर्क है। ठीक है, हर बार वो वर्क नहीं है, लेकिन हाँ तुम लिख सकते हो कि हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट कर जाए, दैट्स कॉल्ड वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड वर्क। वर्क की जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट एस कोस थीटा, मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। द थीटा बिलोंग्स टू द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब तुमसे कोई पूछे कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, सर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। देखो, वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स क्या है? फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। मींस जो वर्क की एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। लेकिन हर बार हम न्यूटन मीटर को लिखने के बजाय, हर बार न्यूटन मीटर को लिखने के बजाय हमने हमने एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर उस क्वांटिटी को, वर्क को हमने जूल के नाम पे रख दिया। मींस जूल एसआई यूनिट है किसकी? वर्क की। और न्यूटन मीटर भी एसआई यूनिट है वर्क की। न्यूटन मीटर जो एसआई यूनिट है ये हमने फॉर्मूला से निकाली है, और जूल हमने एक साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए जूल उसकी एसआई यूनिट को एक्सप्लेन किया है या फिर रख दिया है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जूल नाम से, उनके नाम पे हमने वर्क की एसआई यूनिट को रख दिया। ठीक है, अब हम जूल को डिस्कस करते हैं कि जूल, वन टर्म जूल क्या होती है, वन यूनिट जूल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट है, तुम उसको पुश करो, वो आगे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, मींस तुमने काम किया है। बैठे बैठ के सोच लो मत इस चीज को। वन जूल, वन जूल क्या होता है? When a force of 1 Newton move a body through the distance of 1 meter in its own direction, when a force of 1 न्यूटन, फोर्स कितना है? 1 न्यूटन का फोर्स है, मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस को वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज 1 जूल। कोई दिक्कत? देखो, वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे 1 यूनिट जूल की निकालनी है तो मुझे 1 यूनिट फोर्स लगाना पड़ेगा और 1 यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सीधी सी बात है। इसको इसी से याद कर सकते हो तुम कि वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 1 यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ फोर्स इनटू 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 1 यूनिट ऑफ वर्क मींस 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ फोर्स मींस 1 न्यूटन इनटू 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अगर कोई बॉडी के ऊपर 1 यूनिट, 1 न्यूटन का फोर्स हम लगाएं और वो बॉडी 1 मीटर के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है 1 जूल। दिस इज द 1 जूल वर्क डन। और 1 जूल दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला से निकाला है, फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और वही डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की जैसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी जीरो। अभी जीरो वाला केस तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम बैठ के सोच रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, तुम किसी चीज को पुश कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। बोला सर क्या अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ही काम जीरो होगा? नहीं बेटा, हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन फिर भी वो वर्क डन जीरो माना जाए, या जीरो रिजल्टेंट में वर्क डन जीरो हो। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस थीटा के ऊपर। इस थीटा का वर्क के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस थीटा का, कि कोई भी काम काम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये इस पे डिपेंड करता है। हो सकता है तुम फोर्स भी लगाओ, डिस्प्लेसमेंट भी हो, और तुम्हें दिखे ऑब्जेक्ट ने काम किया है, ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, लेकिन वो कोई भी काम ना हो। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे डिपेंड करता है कि वो थीटा के ऊपर वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। मैंने तुम्हें फोर्स समझा दिया कि फोर्स क्या रोल निभाता है, कि तुम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो वो जरूरी है, और उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, वो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इस कोस थीटा के ऊपर। ये है थीटा की टेबल जो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे जाके, कि ये कोस थीटा की एक टेबल होती है। जब भी मैं तुम्हें बोलूं कि कोस थीटा 30 डिग्री के ऊपर मैं निकालना चाहूं तो वो आएगा √3/2। तुम्हें ये तीन वैल्यू कंसीडर करनी है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बस तुम्हें ये तीन चीज वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे कैसे पता होनी चाहिए? बोले सर, बोले सर पहली कंडीशन है कि तुम्हें कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए व्हेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। देन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। व्हेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसकी वैल्यू रहेगी -1। बस तुम्हें ये चीज तीन याद रहनी चाहिए। इस टेबल को हटा दो, तुम्हें इस टेबल की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए लगाई ये टेबल यहाँ पे। तुम्हें सिर्फ ये कोस थीटा की तीन वैल्यू याद करनी है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री पे 1 होती है कोस थीटा, 90 डिग्री के ऊपर कोस थीटा जो होती है वो 0 होती है, और 180 डिग्री के ऊपर -1 होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें फोर्स में ये कोस थीटा वाला रोल समझाता हूँ वर्क के अंदर। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, जैसे कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाओ।
इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर अगर तुम देखते हो कि तुमने इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, मींस फोर्स की डायरेक्शन दिस एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी दिस, मींस एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री जैसे ही ये 0 डिग्री होता है तो तुम्हें मैंने क्या सिखाया था कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 डिग्री के ऊपर 1 होती है। मतलब इस कंडीशन के ऊपर जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1, मीन्स वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? मतलब हाँ, जो तुमने फोर्स लगाया उसको अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम आ जाएगा, हमने कोई काम किया है। अदर थिंग, नेक्स्ट एग्जांपल इस पे आ जाओ कि मान लो तुमने किसी बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के अंदर और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो गई। मतलब इस डायरेक्शन के अंदर तुमने फोर्स लगाया और जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो गई, मींस इनके बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। अगर बीच में एंगल 180 डिग्री है तो क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि 180 डिग्री के ऊपर जो कोस थीटा की वैल्यू होती है वो -1 होती है। कोई दिक्कत? तो बोला सर ठीक है, हमें समझ में आ गया कि -1 होती है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, मीन्स अगर मैं वर्क डन को निकालूंगा तो -F/d तुम्हारा ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारा जो वर्क डन निकल के आएगा, वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तुम्हारा वर्क डन निकल के आया यहाँ पे। थर्ड कंडीशन के अंदर अगर मैं देखता हूं कि इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि तुमने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में और लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। मतलब कि जो एंगल है फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का वो कितना है? वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है? कोस की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। 90 डिग्री पे कोस की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब जो वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं जब कोस 90 डिग्री पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है मेरी 0, मींस वर्क दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे वर्क 0 है तो मतलब तुम्हें समझ में आया कि सर हमने तो कोई काम किया ही नहीं, हमने तो फोर्स भी लगाया, हाँ बेटा लगाया, और हमारी डिस्प्लेसमेंट भी हुई, हाँ हुई, लेकिन फिर भी वर्क 0। Yes, this is the case where you apply force on the object and the displacement should be happened, but the resultant work is 0. याद रखना इस केस को, when theta that is equals to 90 degree, then there is a no work. तुमने कोई काम नहीं किया। थीटा अगर 90 डिग्री है तो तुमने कोई भी काम नहीं करा है। अब हम समझते हैं कि इन तीन केसों के अंदर क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तुम्हें ये तीन केस मैंने समझा दिए। इन तीन केसों के अंदर रोल्स देखते हैं एक बार। मैंने क्या समझाया तुम्हें? व्हेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो मतलब फोर्स भी इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर हुई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर हुई है। देन द वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख देता हूँ। अदर थिंग, थीटा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री पे रहेगा देन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में रहेगी। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन उनके बीच में जो एंगल है वो 90 ही रहेगा। तो वहां से जब वर्क अपन निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में 0, द वर्क दैट इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये 0 कैसे आया है? कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोस 90, और कोस 90 होता है अपना 0। कोई दिक्कत? कोस 90 अपना क्या होता है? कोस 90 होता है अपना 0। तो यहां से ये वाला 0 मैंने ले लिया और ये पूरे वर्क को 0 कर देता है, मींस वर्क दैट इज इक्वल्स टू 0। थर्ड कंडीशन के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया कि थीटा दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मींस फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है। मतलब वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 180। कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो तुम्हें पता है कि -1 होती है। -1 होती है तो वर्क दैट इज इक्वल्स टू -1, मतलब माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक तरीके के नेगेटिव वर्क आ रहा है। यहाँ पे एक नेगेटिव वर्क आ रहा है, यहाँ पे एक 0 वर्क आ रहा है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव तुम्हें वर्क देखने को मिलता है। तो मतलब तुम्हें समझ में आया कि कब पॉजिटिव वर्क हो सकता है? व्हेन एंगल थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। कब 0 वर्क डन हो सकता है? व्हेन एंगल दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड कब नेगेटिव वर्क डन हो सकता है? व्हेन एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डेफिनेशन देखते हैं अब थीटा
के हिसाब से वर्क की, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड द जीरो वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज पॉजिटिव when a force acts in the direction of motion, means the force act in the direction of motion, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री रहेगा, direction of motion of the body, or if the angle between the force applied and the displacement is zero, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं और उसकी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ही हो, हमने इस साइड इस ऑब्जेक्ट को पुश किया और डिस्प्लेसमेंट हुई इसी साइड, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के बीच का एंगल जो हो जाता है वो 0 डिग्री हो जाता है, और जैसे ही 0 डिग्री होता है कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1। तो उस टाइम पे वर्क सिर्फ डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू को देता है। दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन। ओके, पॉजिटिव वर्क डन तुम्हें समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव कब होगा? व्हेन ए फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, अपोजिट टू द डायरेक्शन। मान लो तुमने इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब फोर्स लगाया तुमने इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। कोस थीटा मतलब कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, मींस वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू एस -1, मींस वर्क दैट इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव वर्क डन हो गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रही है। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाओगे और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, दैट इन दैट केस वो क्या रहेगा? एक तरीके से नेगेटिव वर्क डन रहेगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होता है? जब तुम किसी फोर्स के, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में और वो मूव कर जाए इस डायरेक्शन में, या फिर तुम फोर्स लगाओ उस बॉडी को नीचे की डायरेक्शन में, वो मूव कर जाए इस डायरेक्शन में। मींस फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर वो परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे से, 90 डिग्री में एंगल बना लिया, देन जो कोस 90 होता है वो जीरो होता है, और जो वर्क की डेफिनेशन हमें पता है, वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो, मींस यहाँ पे जीरो आ जाएगा। वर्क दैट इज इक्वल्स टू जीरो, मींस नो वर्क डन। क्या समझे? मींस नो वर्क डन। डेफिनेशन देखो जीरो वर्क डन की। वर्क डन इज जीरो व्हेन ए फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री राइट एंगल at the direction of motion, or if displacement covered by the body is zero। या तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी जीरो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि तुमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उसने बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं की। इसका मतलब क्या है कि वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट में है। इसके अलावा अगर वो 90 डिग्री पे हो, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे हो, उस केस में इस कोस थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, मींस वर्क दैट इज इक्वल्स टू फिर से जीरो। तो वर्क दो बार जीरो हो सकता है कि तुम किसी चीज पे फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो भी काम जीरो, और अगर तुमने वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे कर दिए तो भी काम जीरो। इनके एग्जांपल्स हैं, शायद बेटर समझ में आएंगे तुम्हें। ये वाला मैंने तुम समझा दिया कि कब बॉडी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा तो वो जीरो होगा। कब फोर्स लगेगा और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की बदल जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले ये वाले एग्जांपल्स को हम समझेंगे, ठीक है? ये वाला एग्जांपल मैंने समझा दिया, हम इस वाले एग्जांपल को समझेंगे। इसके अंदर मान लो तुम्हारे हाथ में एक बॉल है और तुमने उस बॉल को एकदम ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर उछाल दिया। तुमने इस बॉल को उछाला, बहुत स्पीड से, बहुत फोर्स लगा के तुमने उछाला, और ये बॉल ने एक डिस्टेंस ट्रेवल की, ऐसे ऊपर गई और देन वापस से नीचे आके अर्थ को टच कर लिया। ये यहाँ पे वापस से आ गई। तुम्हारे हिसाब से वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या है? वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या है? तुमने इस बॉल को यहां से उछाला, तुमने उस पर फोर्स लगाया लगाया, जैसे ही तुमने देखा कि ये इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है इतनी, हाँ ठीक है बिल्कुल की है इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल, क्या ग्रेविटी ने कोई काम किया है अपना, या फिर इज देयर एनी वर्क डन बाय द ग्रेविटी? इस चीज को तुम यहाँ पे समझो
कि मान लो तुम्हारे हाथ में एक बॉल है और तुमने उस बॉल को एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन में ऊपर फेंका और ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये बॉल वापस आकर यहीं पे गिर गई। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। मींस ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट का नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दिस डायरेक्शन के अंदर हुआ है एकदम। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की। अरे ये तो 90 डिग्री पे आ गई। मतलब तुम्हें पता चला कि अगर तुमने किसी बॉल को ऊपर भी फेंका है और वो अपने उसी पोजीशन के ऊपर एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो आके वापस गिर गई, उसने डिस्प्लेसमेंट की है कुछ और फोर्स नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशन का लगा है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। जैसे ये 90 डिग्री होता है वहीं से तुम्हें पता चलता है कि cos 90 की वैल्यू तो जीरो होती है। मींस वर्क की जो डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा ये जीरो मीन्स वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू जीरो। मीन्स वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन दिस एग्जांपल इज जीरो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे हो गई, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है। इसकी वजह से इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बना है, तो ग्रेविटी ने कोई भी काम नहीं किया। बोले सर फिर ये ऑब्जेक्ट यहां से और यहां तक कैसे पहुंचा? देयर आर समथिंग एल्स बट नॉट द ग्रेविटी। किसी और चीज ने अपना काम किया है, तुमने अपनी एनर्जी लगाई है उस चीज को फेंकने में, तो तुम्हारा वो वर्क डन है। लेकिन ग्रेविटी का कोई भी वर्क डन नहीं है इसके अंदर। समझ में आया तुम्हें एग्जांपल? इसके बाद हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं कि अगले एग्जांपल क्या बोलता है। ये वो एग्जांपल है मैं जो तुम्हें तो बता रहा हूँ कि हाँ डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो रहेगा। ठीक है, एक कुली वाला एग्जांपल तुम्हारे केस में बहुत आता है कि एक कुली है जो अपने सर के ऊपर बैग लेके और बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसने बंदे ने। कि मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, उसने अपने बैग सर के ऊपर बैग रख रखा है बहुत भारी, और वो कुली है और वो यहाँ से सामान लेके और यहाँ पे आ गया। ठीक है, सामान लेके यहाँ से और वो यहाँ पे आ गया। तो बताओ कि ग्रेविटी ने उसके ऊपर कितना काम किया है। देखो वही सेम केस, जो फोर्स है वो डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ये एक हॉरिजॉन्टल केस है। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो क्या है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। वहीं ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन हो रहा है वो राइट साइड में हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। Means this direction is the displacement's direction and this direction is the force direction, means the angle between displacement and the force is 90 degree again। मीन्स वो की वो कंडीशन, वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इनटू cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos 90 इज जीरो। इन द केस ऑफ कुली आल्सो वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू जीरो। कुली के केस में भी बिल्कुल काम जीरो होगा, क्योंकि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और जो फोर्स ग्रेविटेशन उस पर लगा रहा है वो बिल्कुल जीरो है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नो डाउट कूली ने काम किया है, कूली ने नो डाउट काम किया है कूली ने, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन जीरो है। समझ में आ रहा है? कुली का काम जीरो नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स का जो काम है, जो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाया और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स जीरो है। वहीं यहां पर भी मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने काम किया है कि इस बॉल को फेंका है, लेकिन ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट होता दिख रहा है लेकिन ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया है। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होता दिख रहा है लेकिन ग्रेविटी ने कोई भी काम नहीं किया। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो इन दिस केस एंड इन दिस केस। नेक्स्ट, सैटेलाइट मूव करती है, उसके अंदर भी देखो सैटेलाइट। हाँ, ये एग्जांपल भी तुम्हारे में बहुत आता है और काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे ये, कि कैसे जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करती है और वो क्या ग्रेविटेशन फोर्स उस पर कोई भी काम करता है या नहीं करता है। देखो ये मान लो तुम्हारी अर्थ है और इसके चारों तरफ जो है वो सैटेलाइट मूव कर रही है। मान लो ये कोई भी एक सैटेलाइट है। पहले तो ये समझो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ग्रेविटेशन फोर्स मैंने तुम्हें बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करता है जो इस ऑब्जेक्ट को अंदर की डायरेक्शन में खींच रहा है। मींस एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन के अंदर, अर्थ की डायरेक्शन के अंदर, अर्थ की डायरेक्शन की तरफ ये फोर्स लगा रहा है, खुद की तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। ओके सर, फोर्स समझ में आया? हाँ। फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स को क्रिएट कर रहा है और वो इस डायरेक्शन के अंदर है। ओके सर, ओके।
मान लो। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कंप्लीट सर्किल। सेकंड कंडीशन है वो क्या है? हाफ, या कोई भी, मतलब हाफ और ए डिस्टेंस, हाफ या फिर कोई भी एक डिस्टेंस की भी सर्किल पूरा नहीं हुआ, इतना चला है ऑब्जेक्ट या इतना चला है या फिर इतना चला है, लेकिन कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। इस केस में कंप्लीट एक सर्कल पूरा कर लिया सैटेलाइट ने। सैटेलाइट जब भी किसी प्लेनेट के अराउंड मूव करती है तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ये जो सैटेलाइट है जब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी तो एवरी पॉइंट के ऊपर खुद की डायरेक्शन चेंज करेगी। बिल्कुल करेगी सर, आपने समझाया ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो इसके मोशन का पाथ क्या है? वो है दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन को ये फॉलो करती है ना। हमेशा इसका जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके टेंजेंटली होती है, ठीक है, सर्कल के टेंजेंट पे ये पाथ को फॉलो करती है। लेकिन ये जो फोर्स है इसको मूव करवाता है सर्किल के अंदर, ये तो हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और इस सर्कल को फॉलो करती रहती है। लेकिन रियल में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? रियल में डायरेक्शन ऑफ मोशन है दिस। इस मोमेंट पे ये सैटेलाइट इधर जाने की कोशिश करेगी, इस मोमेंट पे ये सैटेलाइट इधर जाने की कोशिश करेगी, इस मोमेंट पे ये सैटेलाइट इधर जाने की कोशिश करेगी, इस मोमेंट पे ये सैटेलाइट इधर जाने की कोशिश करेगी, और फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर तुम्हें लग रहा है। मतलब सिर्फ इस केस को समझो। इधर लिख देता हूँ, सैटेलाइट है, ठीक है सर, अर्थ है, ठीक है सर, फोर्स लगाया अर्थ ने अपनी तरफ, ठीक है सर, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिस। अरे ये फिर से 90 डिग्री। हाँ, ये ही होता है। अर्थ किसी भी सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है और उसका जो मोशन होता है उन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। उससे हमेशा एंगल 90 डिग्री बनाती है, क्योंकि मोशन जो होता है सैटेलाइट का वो इस डायरेक्शन में होता है टेंजेंटली। और तुम्हें पता है कि सर्कल का टेंजेंट जो होता है वो सेंटर पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। सर्किल का कोई भी टेंजेंट जो होगा वो सेंटर के ऊपर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, और ये जो 90 डिग्री है ये ही 90 डिग्री सैटेलाइट में भी काम करता है। तो जब सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसके चारों तरफ घूमती है, तो वो कोई भी काम नहीं करती है, ठीक है, उससे उस पे कोई भी काम नहीं होता है, वो कोई भी काम नहीं करती है उस टाइम पे। क्योंकि जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन और जो रोटेशन की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का होता है वो डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री पे होती है। अब इस कंप्लीट सर्किल को और समझो। ये समझा दिया मैंने, ये वाला केस मैंने समझा दिया कि कभी भी कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो वहां पर तो वर्क जीरो होगा, क्योंकि फोर्स दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू ये होता है अपना 90 डिग्री। मींस ये जो कंप्लीट है ये 90 डिग्री हो जाएगा अपना, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा जीरो जी। फिर जो वर्क है बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन ए सैटेलाइट इज जीरो। कंप्लीट सर्किल होने के बाद की बात करते हैं। देखो एक बात तुम और एक्सप्लेन कर सकते हो, बोलो सर अगर सर्किल कंप्लीट हो गया तो ऑब्जेक्ट ने यहीं से चलना स्टार्ट किया था और ऑब्जेक्ट यहीं पे वापस आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि सर्कुलर मोशन के अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से चलना शुरू करे और उसी पे वापस आ जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट कुछ अलग होना चाहिए, फाइनल पॉइंट कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन सर्कुलर पाथ के अंदर इनिशियल पॉइंट वही होता है और फाइनल पॉइंट भी वही होता है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो कंप्लीट सर्किल में हम एक बात बोल सकते हैं कि वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स, वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू के अंदर कोस थीटा, कुछ भी हो कोस थीटा, हालांकि वो जीरो है, हालांकि वो जीरो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। सर्कल कंप्लीट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो वर्क यहां से भी जीरो ही निकल के आएगा। वर्क यहां से क्या निकल के आएगा? जीरो। फर्दर हमने देखा इस कोस थीटा को तो हमें पता चला कि भाई साहब जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ग्रेविटेशन है वो भी 90 डिग्री है, मतलब वो तो वैसे ही कंप्लीट जीरो है, वो तो वैसे ही कंप्लीट जीरो है, ठीक है। तो तुम्हें सारे के सारे एग्जांपल समझ में आए? तुम्हें समझ में आया सारे के सारे एग्जांपल्स की भाई क्या क्या कैसे कैसे वर्क होता है कौन कौन से फोर्स के अंदर? सैटेलाइट वाला मैंने समझा दिया तुम्हें, कूली वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें समझाया, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला समझाया, और किस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो कब वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है इस केस में, इस केस में कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, इस केस में कब वर्क डन नेगेटिव होता है इस केस के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन समझा दिया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए थे, मैंने तुम्हें समझा दिया, लिखे हुए तो वहां भी है, नो डाउट वहां लिखे हुए हैं, आराम से देख लेना तुम।
कैसे तुम्हें लिखना है, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया है कि ये वो 4 एग्जांपल्स हैं जब मोशन होता है, फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। स्पेसिफिक फोर्स जीरो वर्क डन करता है उस पे।